नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान उस्मानी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ऋषिकेश में चुनावी सभा करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मंच पर डमरू बजाकर सभा में आई भीड़ का स्वागत किया। गढ़वाली भाषा में सभी को प्रणाम तक किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि जब जब देश में कमजोर सरकारें रहीं, दुश्मनों ने उसका फायदा उठाया, आतंकवाद ने पैर पसारे। आज मजबूत सरकार घर में घुसकर आतंकवादियों को मारती है। मां गंगा के तट से आपसे आशीर्वाद मांगने आया हूं। तमिलनाडु के लोग भी कह रहे हैं कि एक बार फिर मोदी सरकार। आज बाबा केदार की भूमि में मैं तो यहां भी लोग कह रहे हैं कि एक बार फिर से मोदी सरकार। जनसभा के दौरान पीएम मोदी ने धारा 370, महिला आरक्षण, वन रैंक वन पेंशन समेत तमाम मुद्दों को लेकर वो कांग्रेस पर हमलावर भी नजर आए। आज देवभूमि में मौजूद थे। इस दौरान देवभूमि के सीएम धामी ने डमरू के साथ उनका स्वागत किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां एक तरफ अपने 10 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों को गिनाया, तो इस दौरान वो कांग्रेस पर भी हमलावर नजर आए। 59 और 70 सालों के बीच कांग्रेस ने किस तरीके से देश को लूटा है, ये भी आरोप आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देवभूमि से कांग्रेस पर लगाते हुए नजर आए। जनसभा को संबोधित करने के दौरान लोगों का अभिवादन भी वो स्वीकार करते हुए नजर आए। तो देवभूमि में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हुंकार भरते हुए नजर आए हैं और लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता के बीच पहुंच रहे हैं, जनता का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। तो वहीं ऋषिकेश में मंच पर मोदी ने डमरू तक बजाया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां एक तरफ राम मंदिर को लेकर जो उपलब्धि है उसको गिनाई, तो वही दूसरी तरफ वो कांग्रेस पर भी जमकर हमलावर नजर आए। पीएम ने ये तक कहा कि जब कांग्रेस की सरकार थी तब लोगों के हक का पैसा बिचौलिया खा जाते थे, अब लोगों के हक का पैसा सीधे उनके बैंक खाते में जाता है। ये लूट मोदी सरकार ने बंद की, इसलिए मोदी पर उनका गुस्सा 7वें आसमान पर है। और पीएम नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए आज हजारों की संख्या में लोग भी मौजूद थे। आज जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऋषिकेश में मौजूद थे, तो ऋषिकेश में पीएम नरेंद्र मोदी रैली कर बीजेपी गढ़वाल की 3 लोकसभा सीटों को साधते हुए नजर आए। तो लोकसभा की 3 सीटों को साधने की कोशिश आज ऋषिकेश से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। ऋषिकेश हरिद्वार विधानसभा सीट के तहत आता है, लेकिन इसी से लगी हुई पौड़ी और टिहरी लोकसभा सीट भी है। इन दोनों लोकसभा सीट से भी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता यहां मौजूद रहे। तो साफ तौर पर कहा जाए कि आज एक लोकसभा सीट पर विशाल जनसभा को संबोधित करने के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 अलग अलग लोकसभा सीटों को साधने की कोशिश कवायद करते हुए नजर आए हैं। तो चुनावी जनसभा में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी उपलब्धियां गिनाई। मंच पर वो डमरू बजाते हुए नजर आए। उत्तराखंड के सीएम ने उन्हें डमरू भेंट किया और डमरू भेंट करने के साथ ही उन्होंने डमरू बजाया, जनता को संबोधित किया। और इस ऋषिकेश हरिद्वार सीट के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा की 3 सीटों की जनता को सीधे सीधे साधने की पूरी कोशिश, पूरी कवायद की है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ वैभव इस वक्त जुड़ चुके हैं। वैभव, देखिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब देवभूमि पहुंचे तो उन्होंने ऋषिकेश हरिद्वार सीट पर सम्मेलन के जरिए 3 और लोकसभा सीटों को साधने की कोशिश की है। जिस तरीके से मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डमरू बजाते हुए नजर आए, तो क्या इन सभी चीजों का असर आगामी लोकसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है? देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री मोदी का कहना एक तरह से गारंटी के तौर पर माना जाता है। अगर प्रधानमंत्री मोदी ने है जो भी उन्होंने वहां पे वादे किए हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने एक वादा किया है कि उत्तराखंड में अगर उनकी सरकार आती है तो मुफ्त राशन के साथ साथ मुफ्त इलाज भी वो वहां की जनता को दिलवाएंगे। तो इसके लिए कहीं ना कहीं उत्तराखंड की जनता। जी अभिनव, वापस अभिनव से संपर्क स्थापित करने की कोशिश करेंगे, लेकिन देवभूमि में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रचंड तौर पर हुंकार भरते हुए नजर आए।
तो जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देवभूमि में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आए, तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मेरठ में अपराधियों को स्पष्ट चेतावनी देते हुए दिखाई दिए। दरअसल सीएम योगी मुजफ्फरनगर से भाजपा प्रत्याशी संजीव बालियान के पक्ष में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान सीएम योगी ने सख्त लहजे में बिना मुख्तार अंसारी का नाम लिए कहा कि एक दुर्दांत माफिया को हमने ऐसा रगड़ा कि पैंट गीली हो गई। जिनकी गर्मी हम शांत कर चुके हैं, उन्हें मत उठने दीजिएगा। निर्दोषों को मारा तो मिट्टी भी नसीब नहीं होगी। उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए जनता से अपील की है कि पश्चिमी यूपी में जिन लोगों की गर्मी शांत कर दी गई है, उन्हें दोबारा गर्म नहीं होने देना है। एक दुर्दांत माफिया ऐसा भी था, बहनों और भाइयों, जब समाजवादी पार्टी की सरकार के समय चलता था तो मुख्यमंत्री हो या मुख्य न्यायाधीश, इन सब के काफिले रुक जाते थे और माफिया का काफिला निकलता था। और जब हमने कार्रवाई की उस माफिया के खिलाफ और उसको रगड़ करके कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया तो उसकी पैंट गीली हो गई थी। उसकी पैंट गीली हो गई थी। और तब हमने कहा था, उस समय उसको हमने कहा था, कानून को रौंदने वाले, आज कानून कितना बड़ा होता है यह एहसास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और निर्दोष लोगों को मारोगे तो मिट्टी भी नहीं मिल पाएगी। और बहनों और भाइयों, इसीलिए मैं आया हूं आपसे कहने के लिए, देखो, जिनकी गर्मी हम शांत कर चुके हैं उनको गर्म मत होने दीजिए। अब इस क्षेत्र को विकास की मुख्य धारा के साथ जुड़ने दो। उनकी सबकी गर्मी शांत हो गई है। तो सूबे के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ दबंगों माफियाओं को चेतावनी देते हुए नजर आए। वहीं पश्चिमी यूपी, जहां पहले दूसरे चरण के चुनाव होने हैं, वहां की जनता को संबोधित करते हुए नजर आए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से यूपी में आई है, तब से जो माफिया है, जो दंगाई हैं, वो शांत हैं, उनकी गर्मी निकाल दी गई है। तो उन्होंने जनता से समर्थन मांगते हुए कहा कि दोबारा इन दंगाइयों की, इन भ्रष्टाचारियों की, इन माफियाओं की गर्मी ना बढ़ने दीजिएगा। बीजेपी के प्रत्याशी के पक्ष में वोट दीजिएगा। वहीं उन्होंने बिना माफिया मुख्तार अंसारी का नाम लिए ये तक कह दिया कि माफिया मुख्तार अंसारी को हमने रगड़ा है। और साथ ही ये भी कहा कि जब कोर्ट में पेश किया गया तो इस दौरान माफिया मुख्तार अंसारी की हालत किसी से छिपी नहीं है। तो ये तमाम कई बड़ी बातें थी जो सूबे के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ ने कही है। वही जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने की बात करते हैं, तो आज उसी का उदाहरण देते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ एक विशाल जनसभा को संबोधित भी करते हुए नजर आए हैं। तो माफिया राज समाप्त हो चुका है। साफ सीधे सटीक शब्दों में सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज ये कहने की कोशिश की, जनता को ये समझाने की कोशिश की और ये बताने की कोशिश की कि जब तक यूपी में बीजेपी की सरकार है, तब तक माफियाओं की बोलती नहीं निकलेगी, तब तक माफियाओं का राज खत्म रहेगा। और माफिया का राज खत्म रहे, इसलिए पश्चिमी यूपी की जनता केंद्र में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनाए। आज ये अपील सीएम योगी आदित्यनाथ करते हुए नजर आए हैं। तो इस खबर पर एक ज्यादा जानकारी के साथ अनुराग जुड़ चुके हैं। अनुराग, देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से माफियाओं को कड़ी चेतावनी दी है। क्या माफियाओं को चेतावनी देने के साथ एक बड़े वर्ग को सीएम योगी आज साधने में कामयाब हुए? तौर से जिस तरह से उत्तर प्रदेश की जो कानून व्यवस्था पे नकेल कसी है सीएम योगी आदित्यनाथ ने, और वो बड़ी उपलब्धि है। जिस तरह से पहले तमाम लोग देखते थे अपराधी खुलेआम घूमते थे और तमाम जो सत्तासीन लोग थे उनको हाथ भी उनके साथ था, तो तमाम ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर बदलाव की बात वो करते रहे हैं, जो उनकी उपलब्धियों में शामिल है। साथ में माफियाओं को जो इनके साथ जिस तरह का हक किया गया है सरकार ने, वो भी सामने है कि चाहे वो विकास दुबे वाला मामला हो, किस तरह से उसने तमाम जो पुलिसकर्मियों की हत्या की, उसके बाद उसको लगा कि वो खुलेआम बच जाएगा जिस तरह से पब्लिक की, लेकिन फिर भी जिस तरह एक दुर्घटना में उसकी शांत हुआ कि इस घटना की बात करें या तमाम जो अपराधी हैं, जो माफिया हैं आज के दरमियान जो जेल में है और वो बाहर जिस तरह से पहले अपना रसूख चलाते थे, वो नहीं हो पाता है। तमाम ऐसी तमाम वजह सामने आती रही है। जिस तरह से नकेल ऊपर कसी गई है, तमाम ऐसे मामले रहे हैं जेल में आके जो करते रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अब जिस तरह नकेल कसी गई है सीएम योगी के राज में, तमाम जो अपराधी वर्ग है वो डरा खौफ में है
उसको साफ तौर पर दिखाई देता है कि कहीं ना जी। कहीं जिस तरह से सीएम योगी की जो छवि है एक सख्त प्रशासक के तौर पर है, जिस तरह से पुलिस को भी छूट है, क्योंकि पहले जिस तरह से कोई अपराधी जैसे ही थाने में पहुंचता था ऊपर से फोन आ जाता था, वो सब चीजें लेकिन खत्म हो देखिए गई हैं। अनुराग, अब जिस सीधे तरीके तौर से पे सीएम योगी आदित्यनाथ ने बिना माफिया मुख्तार अंसारी का नाम लिए ये कहा कि दुर्दांत अपराधी को हमने रगड़ दिया है, सीएम योगी के इस बयान के आखिर क्या मायने निकाले जाएं? बिल्कुल जाहिर तौर पे जिस तरह से मुख्तार अंसारी की बात की जाए, आतिक अहमद की बात की जाए, सब जेलों में थे और जिस तरह उनका हश्र हुआ सबके सामने है। आम जनता के बीच में संदेश साफ गया है कि कानून व्यवस्था के साथ किसी तरह का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर किसी तरह की कोई इस तरह की परेशानी या माफिया पैदा करते नजर आएंगे या अपना इस तरह वर्चस्व कायम करते थे, वो चीजें पूरी तरह से खत्म होती दिख रही हैं। अब कोई एक संगठित रूप से माफिया राज नहीं रह गया उत्तर प्रदेश में। छोटे मोटे अपराधों को अगर छोड़ दिया जाए तो अब कोई बड़ा नाम नहीं है कि जो अपराधी हो और खुलेआम इस तरह का अपराध कर रहा हो। जितने भी बड़े अपराधी हैं या तो वो जेल में हैं या फिर वो एनकाउंटर में ढेर हो चुके हैं। इसी को लेकर के सीएम योगी अपनी उपलब्धि गिनाते रहे हैं और जिस तरह से पश्चिमी यूपी का उन्होंने रुख किया है, क्योंकि 19 अप्रैल को वहाँ वोट पड़ना है, 10 दिन भी बाकी नहीं रह गए हैं, तो जाहिर तौर से जो माफियाओं का एक बड़ी जो गिनतियां थी वो भी हम पश्चिमी यूपी में देखते रहे हैं। तो उसको देखते हुए जिस तरह से लोगों को नेस्तनाबूद किया गया है, माफिया राज खत्म किया गया है, तो ये दिखाई देता है कि कहीं ना कहीं एक बड़ी उपलब्धि है। और जिस तरह से पहले चाहे महिलाओं की बात की जाए या व्यापारी वर्ग की बात की जाए, उनसे हफ्ता वसूली की बिल्कुल जाती थी, ठीक है, धन्यवाद जाती थी। अनुराग इस खबर पर हमारे साथ जुड़ते हुए तमाम अपडेट और जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान होने के बाद जातीय और राजनीतिक समीकरण साधकर पार्टियां प्रत्याशियों को मैदान में उतार रही हैं। ऐसे में अखिलेश ने ठान लिया है कि यूपी के अपने सबसे मजबूत दुर्ग मैनपुरी को किसी भी कीमत पर बचाना है। सूत्र के मुताबिक मैनपुरी सीट से सपा उम्मीदवार को बदल सकती है। डिंपल यादव की जगह खुद सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव चुनाव लड़ सकते हैं। बीते दिन ही बीजेपी ने यहां से यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह को टिकट दिया है। क्षत्रिय समाज से आने वाले जयवीर सिंह फिरोजाबाद जिले के रहने वाले हैं और मैनपुरी में बदले समीकरण को देखते हुए माना जा रहा है कि सपा यहां से डिंपल यादव की जगह अखिलेश यादव को मैदान में उतार सकती है। वहीं सपा ने बदायूं लोकसभा सीट से शिवपाल यादव को उम्मीदवार घोषित किया है, लेकिन उनके चुनाव लड़ने की संभावना भी कम नजर आ रही है। शिवपाल यादव की जगह उनके बेटे आदित्य यादव चुनाव लड़ सकते हैं, हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। समाजवादी पार्टी करीब 47 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर चुके हैं, लेकिन कई सीटों पर पार्टी को उम्मीदवार तक बदलने पड़े। तो राजेश यादव इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लाइव मेरे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, देखिए मैनपुरी को लेकर लगातार सस्पेंस बरकरार है। कभी मौजूदा सांसद डिंपल यादव का नाम सामने आता है, तो अब लगातार अटकलें लगाई जा रही है कि जिस तरीके से बीजेपी ने मैनपुरी के समीकरण को बदलने की कोशिश की है, क्या वाकई ऐसा लगता है कि अखिलेश यादव चुनावी मैदान में उतरेंगे और यहां से चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल मुस्कान, अगर बात की जाए लोकसभा चुनाव के लिए तो बिल्कुल बात सही है कि जिस तरह से बीजेपी ने वहां पे कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह को मैनपुरी से उतारा है, तो और जबकि समाजवादी पार्टी की तरफ से पहले ही डिंपल यादव का नाम घोषित कर दिया गया था, लेकिन अब जयवीर सिंह के उतरने के बाद तो कयास लगाया जा रहा है कि जयवीर सिंह उतरने के बाद समाजवादी पार्टी जो है किसी भी तरीके से अपना गढ़ जो है बचाने की कोशिश करेगी और वहां पर अखिलेश यादव जी खुद वहां पे उतर सकते हैं। दूसरी चीज आपको बता दें कि कोई भी सीटें हो, लगातार जो है पार्टियां कोशिश करती हैं कि वो जिताऊ उम्मीदवार ही उस लोकसभा क्षेत्र से उतारे। तो जाहिर सी बात है कि उसी को लेकर समाजवादी पार्टी जो है एक बार फिर से अखिलेश यादव वहां मैनपुरी से उतरना चाहते हैं, क्योंकि जयवीर सिंह के उतरने के बाद जो है डिंपल यादव का नाम वहां से हट सकता है। लेकिन अभी तक देखिए जयवीर सिंह के उतरने के बाद से ही लगातार ये खबरें सामने आ रही हैं समाजवादी पार्टी के अंदर खाने से कि अखिलेश यादव एक जिताऊ सीट का मोर्चा संभाल सकते हैं। कितनी संभावनाएं बढ़ गई हैं अब? क्या अखिलेश यादव ही मैनपुरी से चुनावी हुंकार भरेंगे? देखिए मुस्कान, अगर बात करें मैनपुरी की, तो मैनपुरी समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है और वहां पे लगातार समाजवादी पार्टी का ही दबदबा रहा है। तो जाहिर सी बात है समाजवादी पार्टी चाहेगी कि मैनपुरी जो है उसके समाजवादी पार्टी के हाथ से जाने ना पाए और उसके लिए जो है समाजवादी पार्टी साम दाम दंड भेद सब कुछ अपनाना चाहेगी। तो उसी को लेकर बीजेपी भी जो है लगातार बीजेपी भी इसी पर मंथन कर रही थी कि मैनपुरी से किसको चुनाव लड़ाया जाए। तो लास्ट में आइन वक्त पर बीजेपी जो है
कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह का टिकट घोषित किया है मैनपुरी से, तो उसके लिए अब जो है समाजवादी पार्टी सोच रही है कि मैनपुरी को किसी तरीके से बचाया जाए, इसलिए जो है वहां से डिंपल यादव का नाम हट सकता है और अखिलेश यादव वहां से चुनाव लड़ सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद राजेश इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। ओके ना। सीटों पर लगातार मंथन जारी है समाजवादी पार्टी का, क्योंकि जिस तरीके से अखिलेश यादव ने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान करने के बाद एक बड़े पैमाने पर हेरफेर की है, तो उसके बाद अटकलें हैं कि क्या बदायूं और मैनपुरी सीट में भी अखिलेश यादव ऐसे ही बड़ा बदलाव करेंगे। दरअसल मैनपुरी से चुनावी मैदान में मौजूदा सांसद डिंपल यादव सक्रिय हो चुकी हैं। वो अपनी बेटी के साथ लगातार जनता के बीच पहुंच रही हैं, जनसभाओं के जरिए एक बड़े वर्ग को साधने की कोशिश कर रही हैं। इसी बीच अब अटकलें हैं कि क्या वाकई अखिलेश यादव मैनपुरी से मोर्चा संभाल सकते हैं या फिर नहीं। तरीके से जोर आजमाइश कर रही है, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जयवीर सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है, उसके बाद अटकलें हैं कि वहां का समीकरण बदल गया है। वही बदले हुए समीकरण को अपने पक्ष में लाने के लिए भी समाजवादी पार्टी सक्रिय हो चुकी है। मौजूदा सांसद डिंपल यादव तो लोगों के बीच पहुंच रही है, लेकिन अब अटकलें ये लगाई जा रही है कि हो सकता है आगे आने वाले दिनों में इस सीट पर खुद अखिलेश यादव चुनाव लड़ते हुए नजर आए। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने दावा किया है कि बीजेपी यूपी की सभी 80 सीटें जीतेगी। वहीं उन्होंने विपक्ष पर तीखा प्रहार करते हुए समाजवादी पार्टी पर हमला बोला है और समाजवादी पार्टी को एक जुमला करार दिया है। समाजवादी पार्टी कांग्रेस के पिछलग्गू बनकर चुनाव लड़ रही है। समाजवादी पार्टी का पूरा एजेंडा परिवार के लिए है। वह सोनिया गांधी राज्यसभा चली गई, राहुल गांधी केरल चले गए, तो तमाम कई बड़े आरोप लगाते हुए हमारे सहयोगी से मंत्री दयाशंकर सिंह ने क्या कहा है, पहले वो सुनिए। आज हमारे साथ बात करने के लिए दयाशंकर जी हैं। सर, समाजवादी पार्टी का कल मैनिफेस्टो आ गया था, उसमें अखिलेश यादव ने ये कहा कि जो समाजवादी का मैनिफेस्टो है वो टाटा से लेकर टाटा तक, तो उसमें जो चीज़ है वो सारी सम्मिलित है। तो सर क्या लगता है वो जो मैनिफेस्टो आया है वो कहीं ना कहीं भाजपा को डेंट दे पाया कि नहीं दे पाया? समाजवादी पार्टी का केवल जो है चुनावी जुमला है, कोई न ये सत्ता में आने वाले हैं न ये कुछ करने वाले हैं। ये तो कांग्रेस के कुछ लग्गू बन करके चुनाव लड़ रहे हैं। जिस कांग्रेस पार्टी के खिलाफ में माननीय मुलायम सिंह जी पूरे अपने जीवन भर संघर्ष करते रहे, लाठी डंडा खाए, जेल गए, आज उसी कांग्रेस पार्टी के साथ ये अपना समझौता करके चुनाव लड़ रहे हैं। और ये लोग केवल अपने परिवार के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। इनका पूरा एजेंडा पूरा जो परिवार के लिए है और परिवार कैसे जीते, परिवार कैसे समृद्ध हो, इसके लिए जीतता है। आप ये देखें कि 3 विधान परिषद के सीट थी, जिसमें 2 केवल आजमगढ़ से उन्होंने बना दिया कि आजमगढ़ सीट किसी तरह जीती जा सके। पहले खुद लड़ना चाहते थे, फिर लगा कि जो है नहीं जीत पाएंगे तो अपने भाई को दे दिए। चाचा को जो है बदायूं भेज दिए। चाचा बदायूं से नहीं लड़ना चाहते, वो कहते हैं हमारे बेटा लड़ेगा। तो कोई प्रत्याशी चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस के सोनिया गांधी जी राजस्थान चली गई, राहुल जी केरल चले गए, तो कोई चुनाव लड़ने के तैयार नहीं। तो एजेंडा क्या है? ये एजेंडा केवल चुनावी हथकंडा है और कुछ नहीं है। अच्छा, भाजपा का क्या प्लान है कि जो मोदी जी ने 400 पार जो नारा दिया है उसको पूरा किया जा सके? देखिए, 400 के पार पूरे देश से होगा और उत्तर प्रदेश के 80 की 80 सीटें भाजपा जोड़ेगी। तो आप सुन रहे थे परिवहन मंत्री दयाशंकर जी को, प्राइम टीवी के लिए बाबा कुमार सिंह ने। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प
आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। खुर्शीद शमीम उर्फ आलम भाई, प्रोपराइटर मौलवी ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, करनैलगंज, गोंडा की तरफ से सभी क्षेत्रवासियों को ईद उल फितर की मुबारकबाद। कादिर कुरैशी टी क्वालिटी रेस्टोरेंट, कैलाश सिनेमा के पास से ICICI बैंक के सामने, फतेहाबाद रोड, आगरा की ओर से ईद उल फितर की सभी देश और प्रदेश वासियों को तहे दिल से मुबारकबाद। डॉक्टर मोहम्मद जाहिद शाही जामा मस्जिद सदर, आगरा की ओर से ईद उल फितर की सभी देश और प्रदेश वासियों को तहे दिल से मुबारकबाद। मोहम्मद बशीर उल हक उर्फ रॉकी, अध्यक्ष शहर कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग, आगरा की ओर से ईद उल फितर की सभी देश और प्रदेश आगरा वासियों को तहे दिल से मुबारकबाद। प्रॉब्लम्स थी जो मेरे को स्टेप्स चढ़ते हुए प्रॉब्लम थी, वो अब आई थिंक सो 70% इज इम्प्रूव्ड। ठीक है, मेरे को एंकल में प्रॉब्लम थी एंड मेरे को नसेस मसल्स प्रॉब्लम थी, क्योंकि मसल्स में काफ़ी पेन रहती है, जो अब की इस टाइम पर एक बार ही मैंने लिया, मैं लास्ट टाइम आया था, उसके बाद मैं अब दोबारा आया हूँ, तो ऐसे 70% इज इम्प्रूव्ड, जो कि डॉक्टर नहीं कर सका। मैंने हाँ, मतलब मैं गंगा राम के हॉस्पिटल के डॉक्टर से तकरीबन 2 साल तक ये ट्रीटमेंट करा था कि उनको समझ ही नहीं आया ये प्रॉब्लम क्या है। दैट इज अब बेटर है।